आज हमारी जो पॉलिटी की क्लास है ये फाइनल क्लास है, ठीक है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन सभी को, प्लस साथ में जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको हम एक बार रिवाइज भी करेंगे। तो सबसे पहले ये याद रखना कि पार्ट वन जो है वो डील करता है यूनियन और इट्स टेरिटरीज के साथ, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। देन उसके बाद पार्ट टू में आती है सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से लेकर 11। पार्ट थर्ड में आते हैं फंडामेंटल राइट्स जो इंश्योर कर रहे हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। और ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का जो आर्टिकल यहाँ पर है वो है 12 से लेकर 15, 12 से लेकर 35 सॉरी। और इसमें एक आर्टिकल 13 आता है, वो आर्टिकल 13 आपको याद है आर्टिकल 13 किससे लिंक करता है? सर वो laws inconsistent with fundamental rights will be declared null. नल एंड वॉइड। हाँ, मतलब अगर कोई भी जो लॉ कानून है या ऑर्डर है अगर वो फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट कर रहा है तो उसको इनकंसिस्टेंट, अगर इनकंसिस्टेंट हो तो उसको जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। देन उसके बाद पार्ट फोर में आता है डीपीएसपी जो डिवाइडेड है थ्री पार्ट्स में, गांधीयन, सोशलिस्ट एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। देन उसके बाद आता है इसी में ही जो आता है वो आता है पार्ट 4A जो फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ लिंक करता है। और इसको ऐड किया गया था कौन सी अमेंडमेंट से? Sir, 42nd या 44th, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। 6, 78 है। ठीक है, और इसमें जो है वो सरदार स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे जो है वो इनको ऐड किया गया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट 5 जो यूनियन गवर्नमेंट के साथ लिंक करता है, आर्टिकल 52 से लेकर 151, जिसमें हमने बात की थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीएजी, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये सभी हमने यहाँ पर कवर किए थे। देन उसके बाद पार्ट 7 ये रिपील कर दिया गया है तो इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। पार्ट 8 में आता है यूनियन टेरिटरीज, इसमें जो है वो 239 से लेकर 242 तक जो है वो हमारी यूनियन टेरिटरीज के साथ लिंक करती है। देन उसके बाद पार्ट 9 में आता है पंचायती राज। कई बार ना क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि पार्ट 9 में क्या है, पार्ट 10 में क्या मेंशन किया है, इस तरह से। तो ये आर्टिकल 343 पी, सॉरी 243 ओ जेड से लेकर, मतलब 243 से लेकर 243 ओ तक जो है वह पंचायती राज है। और पार्ट 9A में जो है वह आपका म्यूनसिपालिटीज आती हैं, 243 पी से लेकर 243 ZZ तक। ये इसमें जो आपको आर्टिकल्स याद रखने हैं वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, जो आर्टिकल आगे याद रखने हैं। देन उसका नेक्स्ट है यहाँ पर पार्ट 9B भी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड किया गया था, 97th अमेंडमेंट हुआ था हमारे संविधान में 2011 में, जिसके बाद जो वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड किया गया था। और कौन सा आर्टिकल ऐड हुआ है डीपीएसपी में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज डीपीएसपी के किस आर्टिकल में? सर नहीं है। 43B। ओके। इसके बाद नेक्स्ट है पार्ट 10, इसमें शेड्यूल ट्राइब्स और ट्राइबल एरियाज के साथ लिंक करते हैं कि जो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, और शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया जो है वो उसको डिक्लेयर कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट सर। हाँ, पार्ट जो 11 है वो करता है रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, यूनियन मतलब यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में जो है वो लिंक करता है रिलेशंस को, और इसमें जो है वो आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक आते हैं। देन पार्ट 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट और सूट्स ये सब आते हैं, और 264 से लेकर 300A तक। अब यहाँ पर याद रखना फाइनेंस की बात हो रही है तो यहाँ पर आर्टिकल 280 भी इसके बीच में आता है, 279 भी यहाँ पर आता है जो जीएसटी काउंसिल के साथ लिंक करता है, और 280 जो है वो फाइनेंस कमीशन के साथ लिंक करता है। देन उसके बाद पार्ट 13, इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स आता है। पार्ट 14 में जो है वो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन आते हैं। पार्ट 14 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जो आपका यूपीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो पार्ट 14 में आता है, आर्टिकल 308 से लेकर 323। अब यहाँ पर 308 दे रखा है क्योंकि वैसे तो देखो ये 312 से शुरू होते हैं, लेकिन या फिर 315 में जो है वो सबसे पहले कहा गया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, लेकिन 308 से ना प्रोविजंस है। देन उसका 14A है, ये ट्रिब्यूनल के साथ लिंक करता है। देन उसके बाद 15 में आते हैं इलेक्शन, ये ट्रिब्यूनल्स हमने पढ़ लिए थे, दो तरह के होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक एडहॉक। हाँ जी सर।
ठीक है। स्टैंडिंग और एडहॉक है, दो है ना, एक स्टैंडिंग बनते हैं और एक एडहॉक बनते हैं। एडहॉक जिनकी जरूरत जब हो तब बनाए जाते हैं, अब बनाए स्टैंडिंग जो जाते। रेगुलर बनाए जाते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, और बाकी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है, लेकिन वो स्टेट्स के लिए होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिर्फ एक होता है। देन उसके पार्ट 16, ये प्रोविजंस रिलेट करते हैं, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू द सर्टेन क्लासेस। ठीक है, यहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस इंक्लूड की जा रही है। पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेट करता है। और हमारी जो यूनियन है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, मैं सिर्फ यूनियन की बात कर रहा हूँ, यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? सर हम ऐसा नहीं कहते कि ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है कोई। हाँ, इसलिए तो कह रहा हूँ मैं आपको। हमेशा ही ओके। ना वो क्या करते हैं, हमारे जो होम मिनिस्टर है वो हिंदी को प्रमोट करते हैं। जो यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है। अच्छा, मतलब लेकिन सर लिखा भी है। हाँ। ओके। देन उसके बाद पार्ट जो हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस आते हैं, पार्ट 18 में आते हैं। 18 में इमरजेंसी लगती है, ठीक है। इमरजेंसी जो है वो आपका पार्ट 18 में आती है। पार्ट 19 में मिसलेनियस फैक्ट आते हैं। पार्ट 20 में अमेंडमेंट आती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का आर्टिकल है 368, जिसके थ्रू जो है वो संविधान में अमेंडमेंट की जाती है। इट इज मेंशन्ड इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन उसका पार्ट 21 और 22, ये इतने ज्यादा ऐसे जैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ याद रखने हैं कि कुछ एक पार्ट्स हैं। उसके बाद ये हमारा प्रेम्बल, प्रेम्बल को पूरा याद कर लेना। अभी इसलिए भी न्यूज में आ गया क्योंकि एनसीईआरटी के कुछ बुक्स से जो है वो प्रेम्बल को हटा दिया जा रहा है। हाँ जी सर। तो प्रेम्बल का हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर प्रेम्बल को आपने अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो कम से कम दो क्वेश्चन तो आपके पॉलिटी के ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जब आजाद हुए तो सॉवरेन थे सिर्फ। सर सोशलिस्ट मिसिंग नहीं नहीं है नहीं यहाँ। सॉरी, हाँ, ये ओल्ड है। ये जो प्रेम्बल है हम्म। ये वाला ओल्ड है यहाँ पे। जब हम यस आजाद सर। हुए थे तो सिर्फ ये थे, सॉवरेन ये डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। लेकिन जब हमने 1950 में जब हमने हमने जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया, तो हम सोशलिस्ट और सेकुलर दोनों बन गए। ये वो वाला प्रेम्बल है जब आपका 1949 में था। इसमें फ्रेटर्निटी इंटीग्रिटी भी नहीं होगा। एश्योरिंग इंडिविजुअल ये यूनिटी ऑफ द नेशन एंड इंटीग्रिटी, तो हाँ यहाँ जी पर सर। इंटीग्रिटी भी बाद में ऐड किया गया। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि प्रेम्बल को अमेंड किया गया है। उसके बाद 42nd। आर्टिकल 1, जब हमारा संविधान अनेक्ट हुआ तो 26 जनवरी 1950 को हमने इसको अनेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, मतलब पूरा लागू हो गया। ठीक है, इंप्लीमेंट करना हमने यहाँ से जो शुरू कर दिया। इसके बाद हमें जो आर्टिकल याद रखने हैं, सबसे पहले में मेंशन कर रखा है नेम और टेरिटरी ऑफ द यूनियन। दूसरे में बात कर रखी है, देखो अब यहाँ क्लियर है बिल्कुल, एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, तो आर्टिकल 2 के अंडर हो रही है। लेकिन अगर हमें नई स्टेट बनानी है और बाउंड्री अल्टरेशन करनी है, तो वो जो है वो आपके आर्टिकल 3 के अंडर होगी। यानी कि अगर तो ऐसी स्टेट बनी जो पहले भारत का पार्ट नहीं थी, तो वो आएगी आर्टिकल 2 में। लेकिन ऐसी स्टेट बनी जो पहले भारत का पार्ट थी, वो पहले किसी और स्टेट का पार्ट थी, वो आएगी आर्टिकल 3 में। मुझे इसका एग्जाम्पल बताओ, दोनों केसेस का एग्जाम्पल बताओ। सर आंध्रा और तेलंगाना तो 3 के हो गए, हाँ। जैसे कि मतलब ऑल्टर करके बाउंड्रीज बनाए गए। ठीक है जी। और न्यू स्टेट गोवा। गोवा। ठीक है। सिक्किम। हाँ जी। सिक्किम को स्पेशल स्टेटस दिया है, लेकिन एक तरह से बना तो वो भी ऐसे ही है। देन उसके बाद आर्टिकल 4 जो है वो ये सब करने की पावर जो आर्टिकल 2 और 3 के अंडर है, ये आर्टिकल 4 देता है पार्लियामेंट को। देन उसके बाद 5 में आती है सिटीजनशिप, और ये सिटीजनशिप हमने पूरी कवर की है अच्छे से, जिसमें जो है वो आपका 6 से लेकर 10 तक, जो यहाँ पर ये जो 6 से 10 तक है, ठीक है, जितने भी जो आपके राइट्स है, मतलब हमारे जो आर्टिकल्स है, ये लिंक करते हैं उन लोगों के साथ जो या तो पाकिस्तान चले गए थे या पाकिस्तान से भारत में आए थे, या पहली बार पाकिस्तान चले गए थे फिर उसके बाद दोबारा वापस आ गए। ये इनके साथ जो है वो लिंक करते हैं। आर्टिकल 11 ये पार्लियामेंट को पावर देता है टू मेक लॉ रिगार्डिंग द सिटीजनशिप। अच्छा बताओ, सिटीजनशिप यूनिटरी फीचर है या फेडरल फीचर है?
सर सिटीजनशिप तो एक ही है, तो यूनिटरी हुआ। यूनिटरी फीचर हुआ। देन उसके बाद यस। आर्टिकल 12 में जो है वो डेफिनेशन ऑफ द स्टेट है कि जितना भी, चाहे वो प्राइवेट बॉडी है चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी है, वो सब जो है वो एक स्टेट है। आर्टिकल 13 जिसके बारे में हमने बात की थी, लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, और इसके रिगार्डिंग डॉक्ट्रिन ऑफ एलिप्स यहां पर अप्लाई होता है। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक बात की गई इक्वालिटी की, यहां से शुरू होता है फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दो कंसेप्ट हमने पढ़े थे। उसके बाद आर्टिकल 15 में ये जो प्रोविजन के ग्राउंड्स है, ये याद रखना, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये जो ग्राउंड्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देन उसके बाद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक मैटर, पब्लिक मैटर में इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, लेकिन यहां पर एक और ग्राउंड इसमें ऐड कर दिया गया 6 में, यहां पर डिसेंट या रेजिडेंस, यहां पर रेजिडेंस को भी जो है वो ऐड किया गया है। देन उसके बाद यहाँ पे जो प्रोविजंस है आर्टिकल 15 में, ये मैंने सारी लिस्ट यहाँ पर बनाई है कि जो 15 का सब क्लॉज 3 है, उसमें स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, ये एक्सेप्शंस है। 4 में कहा है कि स्टेट मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। देन उसके बाद 15 में कहा है कि स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है फॉर सोशल एडवांसमेंट ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन as well as SC/ST and particularly in relation to their admission in educational institutions। तो यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो रिजर्वेशन दी जा रही है वो इस पार्ट के थ्रू दी जा रही है। देन उसका 16 में यहाँ पर, यानी कि 15 का सब क्लॉज 16 में EWS के लिए कहा गया है कि स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं इकोनॉमिकली वीकन सेक्शन के लिए, ठीक है। इसके बाद हाँ आता जी है सर। आर्टिकल 16 में भी सेम प्रोविजंस है, यही सब अप्लाई होता है कि यहाँ पे जो ये आपने याद रखना है कि इकोनॉमिकली वीकन सेक्शन के लिए रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट भी है, और पोस्ट जो सरकारी पोस्ट हैं उनके लिए। बाकी बैकवर्ड क्लासेस और SC/ST OBC के लिए रिजर्वेशन वाले क्लॉज सिमिलर रहते हैं यहाँ पे। देन आर्टिकल 17 में आता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 में अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, ये जो आप राजा महाराजा का टाइटल नहीं यूज कर सकते। अच्छा मुझे बताओ, क्या भारत रत्न को प्रीफिक्स सफिक्स यूज किया जा सकता है? सर एक बार फिर बोलिए। भारत रत्न को क्या प्रीफिक्स सफिक्स यूज किया जा सकता है? सर किया जा सकता है। सर मैंने कभी सुना नहीं भारत रत्न कोई टाइटल ऐसे लगा रहा हो कभी। नहीं किया जा सकता। ओके। जो भारत रत्न है इसको जो है वो आप प्रीफिक्स सफिक्स नहीं यूज कर सकते, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 19 से लेकर 22, ये राइट टू फ्रीडम लिंक करता है और इसको हम बहुत अच्छे से इन डिटेल कवर कर चुके हैं। आर्टिकल 19 में जो है वो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस और प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन, ये जो है वो यहाँ पर इंक्लूड होता है। प्लस एक फैक्ट और याद रखना, हमने पढ़ा था आर्टिकल 358, जब ये आर्टिकल 358 लगेगा तो ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। आर्टिकल 358 डील करता है इमरजेंसी के साथ, और इमरजेंसी में ये कहा है कि अगर ये लगता है तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, बट नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म रेबेलियन। आर्म रेबेलियन के ग्राउंड पे नहीं होगा, ओनली इन केस ऑफ एक्सटर्नल और वॉर एग्रेशन। यस सर। आर्टिकल 20 कहता है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट फॉर कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 और 21 ये दोनों कभी भी जो है वो सस्पेंड नहीं होंगे, बाकी सारे फंडामेंटल राइट इफेक्ट हो जाते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है वो आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 21A ये अलग से है आर्टिकल, याद रखना 21A इज अ पार्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन। अगर राइट टू प्रिवेसी हो गया, राइट टू इंटरनेट हो गया, ठीक है, राइट टू गुड हेल्थ हो गया, ये सभी जो है वो आर्टिकल 21 के आते हैं, जिसमें डिग्निफाइड लाइफ अगर जीनी है, और डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए जितना भी कुछ चाहिए होता है, तो दैट इज मेंशनड इन योर आर्टिकल 21। ये याद रखना 20। एक फैक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो यहां पे हमने पढ़ा था प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन, और इसमें हमने एक कंसेप्ट और भी यहां पर देखा था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ड्यू प्रोसेस कहां से आया और जो आपका प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है वो कौन सी कंट्री से लिया है। तो इन दोनों को याद करना साथ में। देन उसके बाद आर्टिकल 23 एंड 24,
पहले में फोर्स लेबर है, ठीक है, मैंने आपको बताया था 23 में फोर्स लेबर की बात कर रखी है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। और 24वें में जो है वो है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, चाइल्ड लेबर नहीं होगी। तो पहले में फोर्स लेबर और दूसरे में चाइल्ड लेबर, इन दोनों को बैन किया गया है। ऐसे याद रह जाएगा ये। हाँ जी सर। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिकल 25 से लेकर 28, ये राइट टू रिलीजन है, जिसमें ये यहाँ पर अब देखो आपको जो भी कंफ्यूजन था उधर शुरू में वो सारा इधर क्लियर हो जाएगा। लाइक 25 में कहा है फ्रीडम ऑफ कंसाइन एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। 26 में फ्री टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, और उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। सरकार या तो पैसा देगी तो सबको देगी, या तो नहीं देगी, या फिर सबके ऊपर टैक्स लगाएगी या किसी के ऊपर टैक्स नहीं लगाएगी। फिर उसके बाद आर्टिकल 28 आता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को भी अटेंड कर सकते हैं। और ये आर्टिकल सभी जो है वो जब हाथरस वाला जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से जो है वो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आर्टिकल 29 और 30 ये राइट टू माइनॉरिटीज़ है, जो आपके माइनॉरिटीज़ है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो आर्टिकल 29 है इसमें कहा है टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो आर्टिकल 29 है वो माइनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी दोनों के लिए अवेलेबल है। आर्टिकल 13 सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। उसके बाद आर्टिकल 32 ये रिट्स के साथ लिंक करता है, ठीक है, जो कि हमारे संविधान को क्या बनाते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं। मुझे एक बात बताओ यहाँ पे आप कि ये गलत है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐड किया हुआ मैंने, ठीक है। आर्टिकल 32 ये मिस हो गया यहाँ से, यहाँ पर जो है वो आपका रिट्स है, जो आपकी फंडामेंटल रिट्स हैं। और ये आर्टिकल 32 में कितनी रिट्स आती है टोटल? सर 5 रिट्स है। ये 5 रिट्स इंश्योर करती है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और अगर ये इफेक्ट होती है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है वो मना भी नहीं करेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है डीपीएसपी के प्रोविजन, ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, जिसमें 36 में स्टेट की डेफिनेशन है, 37 में जो है वो प्रोविजंस है कि डीपीएसपी, अब देखो यहाँ जो फैक्ट ना कंसेप्ट चेंज हो रहा है, स्टेट्स दैट प्रोविजंस कंटेन इन पार्ट 4 नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, बट लेकिन सरकार को ये अपने माइंड में रखने हैं जब भी वो गवर्नेंस पॉलिसीज को बनाएगी। 38 में कहा गया है वेलफेयर ऑफ द पीपल को प्रमोट करना सरकार का काम है। 39 में जो है वो प्रमोट यहाँ पे कहा गया है इट इंक्लूड द प्रोविजंस, जिसमें जो है वो हमें क्या ध्यान रखना है कि पॉलिसीज बना रही है जब सरकार, तो ये जो प्रिंसिपल्स है डीपीएसपी के इनको जो है वो इंप्लीमेंट करे। 40 में आता है विलेज पंचायत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। तो आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो आर्टिकल है वो कौन सा है। इससे पहले यहाँ पर 39A भी है, और 39A किससे लिंक करता है मैंने बताया था आपको बहुत अच्छे से। सर इक्वल जस्टिस टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू फ्री पुअर। लीगल एड, गुड, ऑलमोस्ट आपको साथ साथ में आर्टिकल याद हो रहे हैं, अच्छी बात है। आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क है, राइट टू एजुकेशन, और इसमें राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस है, अगर कोई बीमार होता है तो उसके लिए सारा कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करना इकोनॉमिक कैपेसिटी और डेवलपमेंट के लिए। आर्टिकल 42 में कहा है कि अगर आप काम दे रहे हो तो फिर आपको जो है वो कंडीशंस भी देनी है आइडल, कि एक आइडल कंडीशंस आप प्रोवाइड करो जिसमें कोई भी जो है व्यक्ति है वो काम कर सके। देन उसके बाद 43 में जो है वो अब यहाँ से पीपल्स का वर्क जो वर्कर्स है उसका पार्टिसिपेशन देखा गया है सबसे पहले, कि वर्कर्स भी जो है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। कैसे करेंगे? फिर उसके लिए हमने बताया कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन के लिए यूनियंस बनेगी। फिर उसमें 43B यहाँ पर ऐड हुआ कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मॉडल जो है वो यहाँ पे ऐड हो सकता है। 43B हमने यहाँ पर जब वो ऐड किया कोऑपरेटिव सोसाइटीज का 2011 का जो है ये 2011 में अमेंडमेंट हुई थी 97, जिसके बाद जो है वो इसको ऐड किया गया था। देन उसके बाद 44 में आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको जरा ध्यान में रखना, ये पूछा जा सकता है। और पहली स्टेट कौन सी है जिसने जो है वो ये इम्प्लीमेंट किया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। देन उसके बाद आर्टिकल 45, ठीक है, ये डायरेक्ट करता है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, देखो आर्टिकल 45 में फंडामेंटल राइट्स में तो कहा गया था ना कि 6 से लेकर 14 साल, तो उससे पहले के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। 46 में जो है वो आपका SC ST OBC के वेलफेयर के लिए कहा गया है। देन 47 में यहाँ पर न्यूट्रिशन की बात की है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की है। 48 में जो है वो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात की है, पर साथ में काउ स्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए।
48A में जो है वो एनवायरनमेंट को सेफ गार्ड करने की बात की गई है, तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है, डीपीएसपी भी मैंशनड है। 49 में जो है वो आपका जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है इन सबको प्रोटेक्ट करने की बात जो है वो की गई है। 50 में कहा गया है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। अब मुझे बताओ कि ये लिबरल है या फिर गांधीयन है या फिर सोशलिस्ट है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सर आपने बताया था ये सोशलिस्ट गांधीयन। बताया था मैंने, तभी तो बोल रहा हूँ। याद रखना ये लिबरल है, क्योंकि लिबरेट हो रही है ना, अलग हो रही है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक तरह से लिबरल प्रिंसिपल की। देन उसके बाद 51, यहाँ पर जो है वो इंटरनेशनल जो पीस एंड सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो सरकार जो है वो डीपीएसपी ये कहता है कि अगर मान लो कहीं पर कोई कॉन्फ्लिक्ट चला है वर्ल्ड में, तो उसमें भारत उसको रोकने की कोशिश कर सकता है। प्लस साथ में ये भी कहा है कि इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर भी नहीं करना। उसके बाद आर्टिकल 52 से लेकर यहाँ पर ये यूनियन गवर्नमेंट के आर्टिकल्स आते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आर्टिकल 52 आता है। एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की 53 में है। 54 में इलेक्शन आते हैं। 61, इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, लेकिन हमें जो याद रखना है वो है 61 में इम्पीचमेंट होती है, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट है, वॉयलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। 63 में जो है वो आपका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। 64 में कहा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा का जो है वो आपका एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है। उसके बाद आर्टिकल 66 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन है, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है? सर इलेक्शन। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो चीफ जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है यही कंडक्ट करवाते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपी, एमएलए के इलेक्शन। 72 में जो है वो पार्डनिंग पावर आती है प्रेसिडेंट की। 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, एड एंड एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को, और इनकी एडवाइस जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे बाइंडिंग होती है। इसके बाद नेक्स्ट है 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद जो हमें याद रखना है, ठीक है, आर्टिकल 18 राज्यसभा की कंपोजिशन है, कंपोजिशन से लिंक करता है। उसके बाद जो हमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखना है वो है आपका एक आर्टिकल 82 आता है, इसमें जो डीलिमिटेशन कमीशन से रिलेट करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो जो डीलिमिटेशन कमीशन है इसके बारे में जरूर पढ़ना। डीलिमिटेशन कमीशन कंस्टिट्यूंसी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करते हैं, और ये सेंसस के बिहाफ पे जो है वो हमारी कंस्टिट्यूंसीज है उनको जो है वो क्या करता है, मार्क करता है कि कितने कंस्टिट्यूंसी का एरिया कितना होगा, कितने उसमें पॉपुलेशन होगी, ये डिसाइड करता है डीलिमिटेशन कमीशन, और इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट याद रखना है, पावर एंड प्रिविलेजेस वाला पूछ सकते हैं, बट अभी वैसे इतना डेप्थ में नहीं आता क्वेश्चन। आर्टिकल 2109 ये इस बार भी पूछा गया है, और ये लिंक करता है स्पेशल प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट टू द मनी बिल। तो आर्टिकल 109 ये जो है वो एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है, तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना। आर्टिकल 110 इसमें लिंक करता है आपका मनी बिल के साथ, डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल। आर्टिकल 112 ये बजट के साथ लिंक करता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर कहा गया है। आर्टिकल 114 ये हमने बात की थी ना इसमें अप्रोप्रिएशन बिल की, कि अगर कोई भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालना है तो वो विदाउट एनी जो है वो अमेंडमेंट जो है वो नहीं निकलेगा। उसके लिए जो है वो आपको संविधान में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और उस रेजोल्यूशन को कहा गया है अप्रोप्रिएशन। रेजोल्यूशन को तो सर वो कहा गया ना। नहीं नहीं, मतलब ये जिस तरह से निकलेगा वो बता रहा हूँ ना मैं आपको, हाँ जी। कैसे पैसा निकालना है, तो अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू निकाला जाता है। हाँ जी सर। इसके बाद नेक्स्ट आता है 1.123, ये जो है वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 124 में आते हैं सुप्रीम कोर्ट। सैलरी सुप्रीम कोर्ट की जजेस की 25 में है। इसके बाद जो हमें याद रखना है वो आर्टिकल है इसमें, वो मैंने आपको बता दिए थे, आर्टिकल 313
जो ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुडिक्शन पावर है सुप्रीम कोर्ट की। आर्टिकल 141 ये कहा है कि डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन 313 बोला आपने? 31, आर्टिकल 131 अच्छा, ये 131। ये ओरिजिनल जुडिक्शन वाले हैं। इसके हाँ जी, हाँ बाद जी। आर्टिकल 141 यानी कि 141 ये आपका सुप्रीम कोर्ट का जितने भी ऑर्डर है वो सारे कोर्ट्स पर बाइंडिंग होंगे। 142 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट कानून बना सकता है, और 143 में आई थिंक एडवाइसरी पावर है, जो है वो एडवाइसरी जो रिकमेंडेशंस है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहे हैं तो वो 5 जज का बेंच ही जो है वो उसको बताएगा। हाँ 148 जी। में सीएजी आता है, कैग, ये ऑडिट करते हैं सारे के सारे अकाउंट्स को। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें आर्टिकल याद रखना है, ये स्टेट के आर्टिकल्स है, इनको याद कर सकते हैं। गवर्नर ऑफ द स्टेट आर्टिकल 153 अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं और ये होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद जो हमें याद रखना है वो है आर्टिकल 213 में जो है वो आपका गवर्नर के पास ये पावर होती है ऑर्डिनेंस से रिलेटेड। 214 में हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स इंक्लूड है, और कितने हाई कोर्ट्स अभी प्रेजेंट टाइम में? कितने हाई कोर्ट्स है टोटल? सर बताया था आपने 22। बहुत गलत। बहुत गलत। कितने बताए? 25। 25। ठीक है, 25 ही पार्ट्स हैं और 25 ही कोर्ट्स हैं, इसको ऐसे याद रखना। देन उसके बाद जो आर्टिकल हमारे को यहाँ से याद करने हैं, इसमें एक तो फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल याद कर लो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया ये याद कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है। 260 300 ए ये राइट टू प्रॉपर्टी है, इसको रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, इसको भी हम याद कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, हाँ जी सर। सर एक इसमें 123 था ना, और एक 213 213 था, है ना? 123 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और 213 प्रेसिडेंट और वो गवर्नर। हाँ हाँ। जी सर। इसके बाद जो हमें याद रखना है वो है आर्टिकल 312 जिसमें कहा गया ऑल इंडिया सर्विसेज। किसके पास पावर होती है ऑल इंडिया सर्विसेज में, ये स्पेशल पावर? राज्यसभा। नई पोस्ट प्रे- अपने लिए राज्यसभा। नई अगर पोस्ट क्रिएट करनी है तो उसकी पावर जो है वो हाँ किसके जी पास सर, होती है? राज्यसभा करेगा। राज्यसभा के पास होती है। यस। देन उसके बाद आर्टिकल 315 ये जो अभी हमने बात करी थी कि पब्लिक सर्विस कमीशन से लिंक करता है, इसमें यूपीएससी, और ये कौन से पार्ट में है संविधान के? अभी तो बताया हमने पार्ट हाँ अभी बताया। यूपीएससी 14। अच्छा। देन उसके बाद नेक्स्ट है जो हमें याद रखना है यहाँ से, 223 से लेकर जो है वो आपका इलेक्शन, 224 में जो है वो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आ जाता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद जो ये आर्टिकल ये है वो आर्टिकल जो याद करनी है, आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर SC ST OBC। उसके बाद ये प्रेसिडेंट की ये ड्यूटी बनती है, आर्टिकल 340 ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहते हैं कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए आप जो है वो कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन कि क्या करना चाहिए, क्या सुधार की जरूरत है। और 341 प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है डिक्लेयर करना किसी भी एरिया को शेड्यूल ट्राइब, किसी भी ट्राइब को डिक्लेयर करना कि वो शेड्यूल ट्राइब है या नहीं है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिकल, इसमें जो हमें याद रखना है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस का है कि ठीक है। और इसमें जो है वो आपका एक आर्टिकल यहाँ पर है, आर्टिकल 350B है शायद वो, जिसमें ये कहा गया है कि 350A या B, जिसमें ये कहा गया है कि जो यूनियन की लैंग्वेज है वो हिंदी है। डायरेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेजेस, ये जो है वो आपका कहाँ है, आर्टिकल 351 में। इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं। 352 में नेशनल इमरजेंसी है जिसको कहा गया प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। 356 में जो आपका स्टेट इमरजेंसी आती है जिसको प्रेजेंट रूल कहा गया है। 360 में जब आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है। 361 में प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रिविलेजेस है ना गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, वो आर्टिकल 361 में आती है।
आर्टिकल 368 जो है वो पार्लियामेंट पावर देता है, पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है टू अमेंड द संविधान, कि संविधान में अगर कोई चेंजेस करने हैं, अमेंड करना है विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। और ये बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन कौन से केस से आया है? केशवनंदा केस। कौन सा ईयर था? 46 या नहीं याद, इंपॉर्टेंट नहीं याद। है। हाँ जी सर। केशवानंदा भारती केस कौन सा ईयर है? 1973। इस 70। याद कर लो, ये तो ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी सर। उसके बाद आर्टिकल 371, ये स्पेशल प्रोविजन महाराष्ट्र और गुजरात के लिए थे सबसे पहले। उसके बाद आर्टिकल 371 ए से लेकर जी, ये हम पूरा कवर कर चुके हैं। मैं सिर्फ आपसे पूछूंगा कि 371 जे में क्या है? 371 जे। सर जे सारे याद आ रहे हैं, जे ही नहीं याद आ रहा है। ए चलो ए से बताओ फिर। ए एन था। 371 ए सर ए था नागालैंड। नागालैंड। बी 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 ए था, बे असम था। सी सीएम मणिपुर। मणिपुर। डी डी था वो सर, डी और ई दोनों वो आंध्र तेलंगाना वाले तेलंगाना हैं। आंध्र प्रदेश, ठीक है। एफ एफ सर एफ किससे बताया था आपने? एफ नहीं याद आ रहा सर। सिक्किम। सिक्किम दो याद नहीं आ रहे देखो अभी। जी सिक्किम के बाद सर मणि वो है क्या कहते हैं, मिजोरम। एच एच तो सर आपको पक्का याद होगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। आई गोवा। जे आई जी कौन सा बचा? अभी भी नहीं याद आ। आई जे के आई के जी के से क्या रहा? कर्नाटका। कर्नाटका, यस कर्नाटका। तो ये याद करो। अच्छा 370 में क्या था? 371 में स्पेशल स्टेट महाराष्ट्र गुजरात। महाराष्ट्र गुजरात। ये याद कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये सारे हैं यहाँ पे कवर किए हुए नीचे, ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा नीचे लिखे हुए। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। देन उसके बाद ये शेड्यूल है। पहले शेड्यूल में जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात की गई है, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, आर्टिकल 1 से लेकर 4। देन सेकंड शेड्यूल में 2 नंबर में आता है पैसा। सिंपल तरीका है याद करने का। अनूलमेंट, अलाउंसेज, प्रिविलेजेस सारे यहाँ पर आते हैं। उसके बाद 3 में आता है प्रोविजंस रिलेटेड टू द, यहाँ पर ओथ और अफर्मेशन की बात की गई है, यूनियन मिनिस्टर्स की, कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। फिर एमपी की बात की गई, यहाँ पर एमएलए की बात की है, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बात की है, सीएजी। उसके बाद फोर्थ जो आता है वो आता है सीट्स अलोकेशन टू द राज्यसभा। राज्यसभा में जो सीट्स अलोकेट होगी उससे लिंक करता है फोर्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन कर रखा है शेड्यूल्ड एरियाज, ट्राइबल सर ऐसे एरियाज। शेड्यूल की आर्टिकल्स भी पूछ सकते हैं? शेड्यूल के आर्टिकल्स बुरा टाइम चले तो पूछ सकते हैं। वैसे वही आर्टिकल आता है 371 स्पेशल वाला, वही वही वहीं से पूछते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। शेड्यूल एरियाज में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, इसके कितने मेंबर होते हैं? सर 20। हाँ 20। ये जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मेंबर्स होते हैं। उसका 6 शेड्यूल होता है, आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, 4 इसमें स्टेट्स आती है। एक ना और टर्म में है यहाँ पर, इनर लाइन परमिट, आईएलपी, इनर लाइन परमिट, इसके बारे में पढ़ना आपने। आईएलपी ओके ये सर। कब बनी थी, कहाँ बनी थी, और इसमें कितनी स्टेट्स इंक्लूड हो रही है, और हिमाचल का कौन सा एरिया इसमें आता है, ये जरूर। इन ये तो लाइन परमिट। हाँ, इनर लाइन परमिट, ठीक है मतलब सर। आपको ट्राइबल एरिया में जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, ये इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है। देन उसके बाद सेवंथ जो शेड्यूल आता है, ये आता है लिस्ट के साथ, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। फाइनेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें किया गया और अच्छी खासी लिस्ट इस यहाँ पर प्रिपेयर की गई है। उसके बाद शेड्यूल 8 में आता है आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ओरिजिनली 12, ओरिजिनली 14 थी, उसके बाद अभी 22 है। और यहाँ पर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बार यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आ भी रखा है, और हम इसको करंट अफेयर में बहुत अच्छे से कवर कर भी चुके हैं।
अब सिर्फ याद करनी है। 9 शेड्यूल जो है वो आपका फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था कुछ कानूनों को बचाने के लिए। फंडामेंटल राइट जो फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट कर रहे थे, तो एक 9 शेड्यूल ऐड किया गया और ये कहा गया कि जो भी कानून इसके अंदर चला जाएगा उसके ऊपर जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो नहीं होना एक्शन चाहिए। नहीं ले सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 1973 के पहले के जितने कानून है सिर्फ वही, उन पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। 1973 के बाद के जितने भी कानून है उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू होगा। 10 शेड्यूल डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन के साथ, जिसमें कहा गया एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदलू सरकार। 11 शेड्यूल लिंक करता है आपका पंचायती राज के साथ और 12 शेड्यूल लिंक करता है आपका म्युनिसिपैलिटी के साथ। तो म्यूनिसपैलिटीज ये के थे साथ। हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स सारे के सारे। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज सपोर्ट शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।